नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। वीर बाल दिवस के अवसर पर लखनऊ में गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह के तहत गुरु ग्रंथ साहिब जी को हाथों में उठाकर ले जाने की परंपरागत रस्म का पालन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबजादों की शहादत और उनके आदर्श हमें साहस, समर्पण और धर्मनिष्ठा की प्रेरणा देते हैं। इस दौरान कई धार्मिक पदाधिकारी, समाज के प्रतिष्ठित लोग और नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन अवसर में भाग लिया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए थे, पाखंड के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, उसको लेकर के उन्होंने देश और दुनिया में प्रचार किया। तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव में भी उनकी साधना ने सिद्धि का प्रभाव दिखाया था। कहां नहीं गए गुरु नानक देव जी और कहां नहीं उनका प्रकाश पहुंचा। आज भी जो क्षेत्र हमारे लिए दुरूह बने हुए हैं, वहां गुरु नानक देव जी पहुंचे थे। पुश्तैनी धंधा था, व्यवसाय था, लेकिन वह अपना व्यापार करते तो गुरु नानक देव जी को कितने लोग जान पाते। उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग चुना, केवल परिवार के कल्याण का मार्ग नहीं चुना। यही हम सब में दुविधा होती है। जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपने स्वयं के कल्याण की बात सोचने लगते हैं। समाज, स्वदेश, स्वधर्म से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम दुर्गति के रूप में होती है। लेकिन जब हम स्वदेश और स्वधर्म को प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं, तब वो हमारी गति को प्रगति की तरफ लेके जाता है। प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और सिख गुरुओं का इतिहास इसी प्रगति का प्रमाण है। ये प्रगति का प्रमाण हम लोग वर्तमान में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस के वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कई कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जब यात्रा असम से दिल्ली तक पहुंच रही थी, उससे पहले भी लखनऊ से यात्रा निकली। जोड़ों के दर्शन करने के लिए यहागंज गुरुद्वारा में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन ऐसा भारतीय है जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, भाई सतीदास जी के प्रति, भाई मतीदास के प्रति, भाई दयाला के प्रति, बाबा अजीत सिंह के प्रति, बाबा जुझार सिंह जी के प्रति, बाबा जोरावर सिंह के प्रति और बाबा फतेह सिंह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न करता हो? अगर सच्चा भारतीय होगा तो अवश्य कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उनके प्रति नमन करता है। लेकिन जिस दुष्ट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को चुनौती दी थी, जो ने केवल एक सामान्य मनुष्य समझता था, ये मनुष्य समझने की भूल किया था, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को केवल एक सामान्य मनुष्य समझा था, ये उसकी भूल थी। याद करिए,
आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। लेकिन दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पाया। आखिर जहांगीर, जिसने गुरु अर्जुन देव के प्रति कितना बर्बरता बरती थी, बलिदान की परंपरा वहां से शुरू होती है। इसके उपरांत भी बराबर बराबर जूझते रहे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के गुरु के प्रति भी किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। यानी जिस व्यक्ति का वो स्वयं लालन पालन के उस अनाथ विधर्मी का, उसी ने उनके प्रति गद्दारी कर दी। लेकिन गुरु तेग बहादुर की तेग के सामने वो चल नहीं पाया। और सब के बावजूद भी इन गुरुओं की त्याग, इनका बलिदान बहनों और भाइयों अपने लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए नहीं था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और देश और धर्म के लिए उनके इस योगदान की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही हम सब एकत्र होते हैं। एक प्रेरणा है हम सब के लिए, यही प्रेरणा है। याद करिए ना, औरंगजेब तो अपने को बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। आज कोई पूछने वाला है कहां उसकी कब्र है? किसी को नहीं पता। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई पुताई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो किस तिथि में मरा है, किस तिथि में उसने जन्म लिया है, कहां उसकी कब्र है, कोई पुरसा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन चार चार साहबजादों के नामो निशान को मिटाना चाहता था, आज पूरा हिंदुस्तान उन पर गौरव की अनुभूति करता है और उनके लिए, उनके स्मरण के लिए उनका नित्य स्मरण भी करता है। यह हिंदुस्तान के हर पाठ्यक्रम के हिस्से चार चार साहबजादे बने हैं। आज हिंदुस्तान के हर स्कूल कॉलेजेस में, हर पवित्र धर्मस्थलों में, हर उस स्थल पर जिनके मन में देश और धर्म के लिए कुछ योगदान करने का एक तमन्ना है, उन सब के यहां आज के दिन पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का योगदान होता है, करने की एक इच्छा शक्ति होती है। इतिहास उनका नहीं बनता है जो तात्कालिक स्वार्थ के लिए समर्पण कर देते हैं। देश समर्पण से नहीं चलता है, देश तो त्याग और बलिदान से चलता है। भारत का इतिहास उसी त्याग और बलिदान का इतिहास है। और हम कह सकते हैं सिख गुरुओं की परंपरा केवल एक सामान्य परंपरा नहीं है, ये असाधारण है। एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनका आगमन हुआ और जागरण करने के बाद फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण ने गीता में वैसे ही नहीं कहा कि यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी ये वैसे ही नहीं कहा। उसके पीछे यही मर्म है, देश पर संकट आएगा, पहले शांति से गुरु नानक देव जी महाराज आएंगे, लोगों को उपदेश देंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, लेकिन अपने लोगों को भी बोलेंगे कि हमारा कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होना है। आप लंगर जो छकाते हैं ना, आज भी कोई भी आता है, मैंने देखा गुरुद्वारों में, किसी को पूछते नहीं कहां से आए हो,
कोई पूछता नहीं किस क्या जाति है, सब कोई भी बैठ के खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार है, हमारी गुरु की परंपरा है, हम उसके साथ जुड़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के आधार बनाया था। वे भी सनातन धर्म की उन जातियों से थे जिनको दुर्योग से लोगों ने अछूत बनाने का प्रयास किया था। उन सबको जोड़ने का काम किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। यानी समाज को जोड़ने का कार्य कैसे होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। सब कुछ गंवाने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कभी भी विचलित नहीं हुए। और तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी सरकार का बड़ा कदम, 12,492 गांवों में बुनियादी सुविधाओं की सौगात। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को नई पीएम आदर्श ग्राम योजना में सामाजिक समावेश, जहां ऐसी आबादी वाले गांवों का स्वर्णिम विकास लक्ष्य माना जा रहा है। वहीं योगी सरकार ने सामाजिक समावेशन को समान विकास की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रदेश के 12,452 गांवों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की पहल की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव का स्वर्णिम विकास सुनिश्चित करना है। सरकार की इस पहल के तहत चयनित गांवों में सड़क, पेयजल, बिजली, आवास, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। योजना का फोकस सिर्फ भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण भी इसका अहम हिस्सा है। तो मैं आपको बताते चले, 12,052 गांवों को तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पीएम मोदी से मिले ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मुलाकात, वाराणसी मेयर अशोक तिवारी भी रहे मौजूद। पीएम आवास पर पीएम से मिले ब्रजेश पाठक। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस शिष्टाचार भेंट में वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी भी मौजूद। मुलाकात के दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर विकास कार्यों को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं आगरा में वीर बाल दिवस के अवसर पर चारों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को नमन करते हुए भव्य और गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनपद के विभिन्न गुरुद्वारों के साथ साथ कलेक्टर स्थित सभागार में समारोह पूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को सम्मानित किया गया और साहिबजादों की वीर गाथाओं को स्मरण किया गया। तो वहीं आपको बता दें, कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने की। इस अवसर पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की त्याग, शौर्य और शहादत को श्रद्धापूर्वक नमन किया। तो वहीं आपको बताते चले, आगरा में वीर बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां चारों साहिबजादों को नमन किया गया। एसपी सिंह बघेल ने की इसकी अध्यक्षता, जहां इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे, जिसमें फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह जिनकी उम्र 7 वर्ष थी, जोरावर सिंह जिनकी 9 वर्ष उम्र थी, आज ही के दिन सरहिंद के नवाब वजीर खान ने उन दोनों बच्चों को पकड़ के इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला, माफी मांगने को कहा। 7 वर्षीय और 9 वर्षीय साहबजादों ने मना किया तो दीवाल से चुनवा दिया गया था। इसी प्रकार से चमकौर के युद्ध में 14 वर्षीय
जुझार सिंह और 17 वर्षीय अजीत सिंह जी युद्ध में शहीद हुए थे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने चारों साहबजादे की वीरता, त्याग, बलिदान को देखकर वीर बालक दिवस के रूप में आज के दिन को मनाने का सरकार ने और पार्टी ने दोनों ने काम किया है। उसी तहत आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में तमाम छात्रों को खासतौर से वो वीर बालक जो अदम्य साहस शौर्य का परिचय देते हुए जिनको चुना जाता है और 26 जनवरी की परेड में भाग लिया जाता है, उनको संबोधित किया। साथ में चारों साहबजादे का त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी बच्चों को सुनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सब लोगों को मिला। आज आगरा में हमारी उप निदेशक महिला कल्याण, जिला समाज कल्याण अधिकारी, महिला कल्याण अधिकारी और अपर जिलाधिकारी नगर ने यहाँ ऐसे बच्चों को बुलाया है जिनके पेंडेमिक पीरियड में कुछ के माँ और बाप दोनों की मृत्यु हुई, कुछ के पिताजी की या कुछ की माँ की। ऐसे बच्चों को यहाँ बुलाकर उनको ये प्रेरणादायक उद्बोधन सुनवाने का काम किया। तो वहीं सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ महानगर इकाई ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। वहीं आपको बता दें, विधि प्रकोष्ठ में महानगर संयोजक दीपक सैनी, एडवोकेट और महामंत्री एडवोकेट राधेश्याम पुंडीर ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय, विशेषकर दलित वर्ग के लोगों को चिन्हित कर हिंसा, उत्पीड़न और मारपीट का शिकार बनाया जा रहा है। ज्ञापन में दावा किया गया कि हाल ही में आपको बता दें, दीपू दास नामक हिंदू नागरिक सहित 2 लोगों की कथित तौर पर बर्बर पिटाई कर हत्या कर दी गई है और शवों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। विहिप नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदू महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है तथा उनके घर, दुकानों और आजीविका के साधन जलाए जा रहे हैं, जिससे कई परिवार बेघर हो चुके हैं। तो वहीं सीमा मऊ विधानसभा क्षेत्र के नजीराबाद थाना अंतर्गत अशोक नगर में एक चौकी इंचार्ज पर बीजेपी कार्यकर्ता और व्यापार मंडल पदाधिकारी से अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर शुक्रवार को बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि कौशलपुरी मंडल के बीजेपी कार्यकर्ता और कौशलपुरी व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी के साथ चौकी इंचार्ज ने दुर्व्यवहार किया। घटना से आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्षों ने बड़ी संख्या में नजीराबाद थाने का घेराव किया और थाने के अंदर से ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो वहीं आपको बताते चले, सीमा मऊ विधानसभा क्षेत्र के नजीराबाद थाना अंतर्गत अशोक नगर में एक चौकी इंचार्ज पर बीजेपी कार्यकर्ता और व्यापार मंडल पदाधिकारी से उपद्रव व्यवहार करने पर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि कौशलपुरी मंडल के बीजेपी कार्यकर्ता और कौशलपुरी व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी के साथ चौकी इंचार्ज ने दुर्व्यवहार किया। घटना से आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्षों ने बड़ी संख्या में नजीराबाद थाने का घेराव किया और थाने के अंदर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो वहीं आपको बताते चले, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, जहां अभद्र व्यवहार को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ। चौकी इंचार्ज पर लगाए गए आरोप जिसे लेकर यह हंगामा चल रहा है। नजीराबाद थाने में धरना प्रदर्शन भी किया गया।
तो वहीं आगरा में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष परिवर्तन अभियान के तहत गुरुवार को बड़ी कार्यवाही की गई। शमशाबाद रोड पर स्थित एक कंपोजिट शराब दुकान पर छापेमारी के दौरान नकली और मिलावटी शराब बरामद होने से हड़कंप मच गया। मौके से दुकान के विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्यवाही के बाद आबकारी विभाग ने तत्काल संबंधित थाना क्षेत्र में दुकान संचालक और विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। तो वहीं आपको बताते चले, आगरा में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष परिवर्तन अभियान के तहत गुरुवार को बड़ी कार्यवाही की गई। शमशाबाद रोड स्थित एक कंपोजिट शराब दुकान दिसंबर से 5 फरवरी तक चलाया गया है। उसी आदेश क्रम में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जो है टीम गठित की गई है। अवैध मदिरा के रोकथाम, मोहल्लों गली में कहाँ बिक रही उसको नियंत्रण करना है। दुकानों पर कोई अवैध या गलत शराब तो नहीं बेची जा रही है। इसकी कार्रवाई बहुत कठोर कार्रवाई जो है हम लोग रात दिन निरीक्षण कर रहे हैं। और ज़्यादा कदा शिकायतें आती है कि बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट में शराब पिलाई जाती है, उस पर भी हम लोग जो है सघन चेकिंग कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये आया है कि गत वर्ष केवल 41 ओकेजनल लाइसेंस एक दिन के जारी किए गए थे। इस वर्ष 75 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। यह प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से सारी टीमें संयुक्त रूप से करती रहेगी। तो वहीं जनपद आजमगढ़ में साइबर ठगी के एक बड़े मामले का साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनकर ECCE शिक्षक पद का नियुक्ति दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त खुद को शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर अभ्यर्थियों को झांसे में लेता था और नियुक्ति का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठता था। जांच के दौरान ठगी से जुड़े कई डिजिटल साक्ष्य सामने आए। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 2 एडवांस मोबाइल फोन समेत आपको बता दें अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था। ये 25 दिसंबर को हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने बताया कि उसको एक BSA की ID से एक मेल आया है, जिस पर उसको एक ECCE शिक्षक एजुकेटर के नाम पे पद के नाम पे भर्ती के नाम पे मेल किया गया है और उसको 40,000 रुपये जमा कराने को बताया गया। उसने पैसा पूरा जमा करा दिया, जिसके पश्चात जो फ़ोन कर रहे थे, जहाँ से फ़ोन आ रहा था कार्यालय से, उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस सूचना पर हम लोगों के द्वारा उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी हम लोग विवेचना कर रहे थे, जिसमें उसके मेल ID को, उसके व्हाट्सएप नंबर को, उसके ट्रू कॉलर के नंबर को, सबको हमारी टीम द्वारा ट्रेस किया गया। इसमें आज इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम राम सिंह है, जो प्रयागराज का रहने वाला है। इसने बताया कि इसका जो इस फ्रॉड करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये एक टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ा था, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा जितनी भी विज्ञप्तियां और भर्तियां निकलती थी, उनकी विज्ञापन दिया जाता था, उसको वो नोट करता था। उसमें जितने भी अभ्यर्थियों के नाम, नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके जनपद डिटेल रहती थी, उसके आधार पर इसने उनके साथ फ्रॉड करता था। इसने एक BSA के नाम पे एक ID कार्ड भी बना रखा था। इसने जो अपने व्हाट्सएप है उस पर भी BSA का फ़ोटो लगा रखा था, ट्रू कॉलर पे भी BSA नाम से लिखकर उसका फ़ोटो लगा रखा था और उसी के आधार पर फ़ोन करके मेल। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।